नमस्कार। आज हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही शिक्षण विषय जो हैं आपके पेडागॉजी सब्जेक्ट, उसके अध्ययन के बारे में हम चर्चा करेंगे और पेडागॉजी विषय के पाठ के उद्देश्य क्या होते हैं और किस प्रकार से भाषा शिक्षण होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। आप जो कि दोनों आपके हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए एक समान महत्वपूर्ण है। इस पाठ के दौरान हम देखेंगे कि भाषा शिक्षण के शैक्षिक स्वरूप क्या हैं, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। भाषा विज्ञान के अनुप्रयोग देखेंगे और भाषा शिक्षण का ऐतिहासिक संदर्भ। इसी प्रकार से जो मातृभाषा है हमारी और द्वितीय भाषा या विदेशी भाषा, इन तीनों के अंदर अंतर क्या होता है ये हम करेंगे। भाषा शिक्षण की विधि प्रविधियों को भी हम जानेंगे और व्यतिरेक विश्लेषण और त्रुटि विश्लेषण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यतिरेक विश्लेषण और त्रुटि विश्लेषण, इसको हम जानेंगे। भाषा परीक्षण और भाषा मूल्यांकन, इसको भी हम देखेंगे। प्रस्तावना, भाषा शिक्षण का संबंध एक और भाषा से रहता है तो दूसरी मानवीय व्यवहार। देखिए, भाषा शिक्षण का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है मानवीय व्यवहार। मानव किस प्रकार व्यवहार करता है और मानव मन, जो मानव मन में होता है वही उसका व्यवहार होता है और वही उसी से उसकी भाषा शिक्षण, भाषा किस प्रकार की होती है वो मानव मन और मानव व्यवहार के आधार पर तय होता है। मानव भाषा की अपनी प्रकृति, अपनी विशिष्टताएं, अपनी संरचना, अपने प्रकार्य, अपने विकल्पन, अपनी शैलियां और अपने रूप होते हैं जो भाषा शिक्षण की प्रक्रिया तथा कार्यान्वयन में अपनी भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही मानव के भाषा प्रयोक्ता होने के कारण उसके व्यक्तित्व, उसके सामाजिक सांस्कृतिक, देखिए उसके व्यक्तित्व और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उसके जगत के प्रति उसकी दृष्टि भी भाषा शिक्षण में अपना प्रभाव डालती है। अतः भाषा शिक्षण में इस बात पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है कि भाषा को सामाजिक वस्तु के रूप में माना जाए ताकि भाषा संप्रेषण व्यवस्था का सशक्त माध्यम बनने के साथ साथ मानसिक जीवन की संकल्पना शक्ति भी बन जाए। इस प्रकार यदि शिक्षक विषय वस्तु को उचित भाषा प्रयोग में संयोजित कर विद्यार्थी तक पहुंचा नहीं पाता तो यह माना जाएगा कि वह अपने लक्ष्य में खरा नहीं उतरा। और यदि शिक्षार्थी संप्रेक्ष्य तथ्य को अपने को भाषा के सहारे अपनी संकल्पना भूमि में उतार कर उसे आत्मसात नहीं कर लेता तो उसे भाषा का योग्य प्रयोक्ता नहीं माना जा सकता। भाषा विज्ञान और भाषा शिक्षण, भाषा विज्ञान क्या है, भाषा शिक्षण क्या है। भाषा विज्ञान आज अन्य मानव विज्ञानों की अपेक्षा अधिक विकसित व्यापक विषय के रूप में उभरा है। उसके एक और भाषा विज्ञान की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि है जो किसी भी भाषा की संरचना के विश्लेषण के लिए वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करती है, तो दूसरी ओर यह अपने प्रकार्य और प्रयोजन में एक विविधतापूर्ण शास्त्र की भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त इसका अन्य शास्त्रों से भी अटूट संबंध है। इसी के लिए भाषा विज्ञान को आज अनेक संभावनाओं का पुंज माना जाता है क्योंकि यह मानविकी के विषयों में सर्वाधिक वैज्ञानिक है और वैज्ञानिक विषयों में सर्वाधिक मानव केंद्रित विषय के रूप में स्थापित हुआ है। वस्तुतः यह वैज्ञानिक विश्लेषण प्रक्रिया के साथ साथ अनुप्रयोग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के कारण ही विभिन्न कार्य क्षेत्रों और विषयों में इसके अनुप्रयुक्त पक्ष को तीन संदर्भों में देखा जाता है। ज्ञान क्षेत्र का संदर्भ, विद्या विशेष का संदर्भ और भाषा शिक्षण का संदर्भ। ज्ञान क्षेत्र के संदर्भ में भाषा विज्ञान और उसके सिद्धांतों का अनुप्रयोग ज्ञान के अन्य क्षेत्रों को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। इस संदर्भ में यदि हम समाजशास्त्र और मनोविज्ञान को लें तो यह सर्वमान्य तथ्य है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी के साथ साथ बातचीत करने वाला सृजनात्मक प्राणी। देखिए, भाषा मनुष्य है जो सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ बातचीत करने वाला सृजनात्मक प्रणाली। यहां पर सृजनात्मक और सृजनात्मक, इन दोनों में आपको अंतर आना चाहिए। सृजनात्मक और सृजनात्मक, सृजन करने वाला, तो सृजनात्मक प्राणी भी हैं। अतः भाषा का सीधा संबंध सृजनात्मक यानी वो बनाता है, भाषा को बनाता है। तो इसलिए भाषा का सीधा संबंध मानव मन और मानव जीवन के अनेक स्तरों
मानव मन और मानव जीवन के अनेक स्तरों से बना रहता है। यदि एक और वह मानव की आंतरिक प्रकृति से जुड़ी है, तो दूसरी ओर समाज की संचार व्यवस्था से भी, जहां भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों के निरूपण के लिए मानव मन अथवा मानव समाज से संबंधित ज्ञान को भी जोड़ा जाता है, जहां भाषा विज्ञान का अनुप्रयोग तथा भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों के माध्यम से हमारे सामाजिक तथा मानसिक व्यवहार को समझने समझाने में सहायता भी करता है। इसी दृष्टि से कंप्यूटरीकृत भाषा विज्ञान में भी मानव मशीन अंतरक्रिया के परिप्रेक्ष्य में कंप्यूटर प्रणाली से उठने वाली भाषाई समस्याओं के समाधान के लिए भाषिक सिद्धांतों और पद्धतियों के उपभोक्ता के रूप में काम में लाया जाता है। इसमें प्राकृत भाषा संसाधन के लिए भाषा वैज्ञानिक सिद्धांत, प्रक्रिया और नियमों का अनुप्रयोग होता है। इस प्रकार समाज की संरचना तथा प्रकृति को समझने के लिए भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग समाज भाषा विज्ञान है। देखिए क्या है, समाज की संरचना और प्रकृति को समझने के लिए भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग क्या है, समाज विज्ञान, और इसको हम क्या कहते हैं, समाज भाषा विज्ञान। मानव भाषा के विभिन्न रूपों तथा बोधन की प्रक्रिया को समझने के लिए भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग मनोभाषा विज्ञान है। और मानव की कंप्यूटरीकृत क्षमता के अंतर्गत भाषा वैज्ञानिक नियमों का संसाधन कंप्यूटरीकृत मनोभाषा विज्ञान है। और मानव की कंप्यूटरीकृत क्षमता के अंतर्गत भाषा वैज्ञानिक नियमों का संसाधन कंप्यूटरीकृत भाषा विज्ञान है। मानव की कंप्यूटरीकृत क्षमता के अंतर्गत भाषा वैज्ञानिक नियमों का संशोधन कंप्यूटरीकृत भाषा विज्ञान है। वास्तव में ये तीनों विद्याएं ज्ञान क्षेत्र के संधि स्थल हैं, जो अनुप्रयुक्त होते हुए भी भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों का अन्वेषण करते हैं, और इसीलिए ये अनुप्रायोगिक होते हुए भी अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए हुए हैं। विद्या क्षेत्र के संदर्भ में अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान विशेष विद्याओं से जुड़ता है। अतः इसमें भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों का जो अनुप्रयोग किया जाता है उसका लक्ष्य संक्रियात्मक होता है। संक्रियात्मक रूप में शैली विज्ञान, अनुवाद विज्ञान, कोश विज्ञान, वाक चिकित्सा विज्ञान आदि विषयों में भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग अनिवार्यतः होता है। देखिए कहाँ कहाँ होता है भाषा विज्ञान का प्रयोग, संक्रियात्मक रूप में शैली विज्ञान, अनुवाद विज्ञान, कोश विज्ञान, वाक चिकित्सा विज्ञान आदि विषयों में भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग अनिवार्यतः होता है। ये यहाँ पे ये श आएगा, कोश अनिवार्यतः होता है क्योंकि ये मुख्यतः भाषा से संबद्ध है। शैली विज्ञान भाषा की सृजनात्मक प्रक्रिया है और कलात्मक प्रयोगों का अध्ययन करता है, जिसमें भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग होता है। कोश निर्माण की प्रक्रिया में भाषा वैज्ञानिक सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाक चिकित्सा विज्ञान में भाषा संबंधी रोगों और विकारों के निदान में भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग होता है। देखिए वाक चिकित्सा विज्ञान कहाँ पर, वाक चिकित्सा विज्ञान में भाषा संबंधी रोगों और विकारों के निदान में भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग होता है। इन विद्याओं को एक निश्चित सैद्धांतिक संदर्भ देने और उसके अध्ययन विश्लेषण के लिए एक सुनिश्चित वैज्ञानिक तकनीक विकसित की जाती है, जिसमें भाषा वैज्ञानिक सिद्धांत एवं प्रणाली के अनुप्रयोग का सर्वाधिक योगदान रहता है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में यह कहना असमीचीन होगा कि भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग भाषा शिक्षण में सर्वाधिक होता है। इसका यह संकुचित संदर्भ है। भाषा विज्ञान की इस देन ने इसमें अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है और अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान की अनिवार्यता सिद्ध कर दी है। भाषा शिक्षण में भाषिक विश्लेषण करने और अधिगम प्रक्रिया को समझने में भाषा विज्ञान का अनुप्रयोग सहायक सिद्ध होता है। आज मातृभाषा शिक्षण और अन्य भाषा शिक्षण के साथ साथ शैक्षिक व्याकरण, शिक्षक सामग्री, तकनीक आदि सभी में भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग की अनिवार्यता परिलक्षित होती है। यही कारण है कि भाषा शिक्षण भाषा विज्ञान की एक स्वतंत्र अनुप्रयोगिक विद्या कहलाती है। कुछ विद्वान तो भाषा शिक्षण और अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान को सहधर्मी और पर्यायवाची संकल्पनाएं बताते हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भाषा शिक्षण में भाषा शिक्षक भाषा विज्ञान नहीं पढ़ाता, वह भाषा पढ़ाता है जो भाषा विज्ञान की अध्ययन वस्तु है। भाषा विज्ञान की भाषा शिक्षण के लिए भाषा का अच्छे से अच्छा विवरण उपलब्ध है। अच्छे से अच्छा विवरण उपलब्ध है।
तथा अन्य भाषा की तुलना में मातृभाषा से दृष्टि प्रदान करता है। यह वैज्ञानिक दृष्टि भी अनुप्रयोग से जुड़ी होती है, जिसे व्यतिरेक भाषा विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? व्यतिरेक भाषा विज्ञान। देखिए, व्यतिरेक भाषा विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण। व्यतिरेक भाषा विज्ञान किसे कहते हैं? कि वैज्ञानिक दृष्टि से अनुप्रयोग से जुड़ी जो दृष्टि होती है मातृभाषा की, उसे व्यतिरेक भाषा विज्ञान कहते हैं। भाषा शिक्षण प्रयोजनपरक संदर्भ किस प्रकार है? भाषा विज्ञान का भाषा से सीधा संबंध है। इसमें सीखने सिखाने वाली वस्तु भाषा ही है, जो साध्य तो होती है, साधन भी होती है। साध्य के रूप में यह अपने आप में विषय होती है, जिसमें इसका व्याकरण और साहित्य पढ़ाया जाता है। साधन के रूप में यह अन्य विषयों के अध्ययन अध्यापन के लिए माध्यम की भूमिका भी निभाती है। इसलिए भाषा शिक्षण की सिद्धि निर्धारित प्रयोजन की सिद्धि से होती है, क्योंकि यह शिक्षार्थी या प्रयोक्ता सापेक्ष होती है। वास्तव में भाषा विज्ञान में अध्यय भाषा की प्रकृति और प्रणाली, भाषा अध्येता की आवश्यकता, प्रयोजन, अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन और उसकी मनोवृत्ति के कारण भिन्न हो जाती है। इसीलिए भाषा अधिगम लैंग्वेज लर्निंग का महत्व बहुत ही बड़ा है। इसी परिप्रेक्ष्य में भाषा शिक्षण में जो विभाजन हुआ है वह प्रमुख रूप से मातृभाषा शिक्षण और अन्य भाषा शिक्षण के रूप में हुआ है। मातृभाषा, देखिए मातृभाषा क्या है? मातृभाषा एक सामाजिक यथार्थ है जो व्यक्ति को अपने भाषाई समाज के व्यापक सामाजिक संदर्भ से जोड़ती है। मातृभाषा एक सामाजिक यथार्थ है जो व्यक्ति को अपने भाषाई समाज के व्यापक संदर्भ से जोड़ती है और उसकी सामाजिक अस्मिता का निर्धारण करती है। इसी के आधार पर व्यक्ति अपने समाज और संस्कृति से जुड़ा रहता है। वास्तव में मातृभाषा पालने की भाषा होती है। पालने की भाषा, देखिए पालने की भाषा यानी जब वो छोटा होता है बालक तब सीखता है। पालने की भाषा क्या होती है? पालने की भाषा जब बालक छोटा होता है, जब बालक छोटा होता है, छोटा यानी बचपन का, छोटा होता है और अपनी मां से सीखता है, और अपनी मां से सीखता है। और अपनी मां से सीखता है यानी मां से सीखी हुई भाषा, माता से सीखी हुई भाषा क्या कहलाती है? मातृभाषा। मातृभाषा कहलाती है। अपनी जो मां से सीखता है बालक वो मातृभाषा कहलाती है, जिसमें व्यक्ति का सामाजिकरण होता है। देखिए, जिसमें व्यक्ति का सामाजिकरण होता है यानी वो समाज में रहने लायक बनता है। हिंदी के संदर्भ में मातृभाषा के रूप में हिंदी भाषा मूल रूप से बोली भाषी समूह से विकसित हुई है। यानी जो हिंदी है वो कोई एक भाषा नहीं बल्कि बहुत सारी भाषाओं से विकसित हुई है, जिसमें खड़ी बोली, ब्रिज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, मारवाड़ी, छत्तीसगढ़ी आदि बोलियों के प्रयोक्ता अपने बोली क्षेत्र के बाहर के वृहत्तर समाज से जुड़ने तथा अपनी सामाजिक अस्मिता स्थापित करने के लिए हिंदी को मातृभाषा के रूप में स्वीकार करते हैं। हिंदी जो हिंदी है वो आज जो हिंदी की जो विकसित रूप अपन देखते हैं वो खड़ी बोली का, ब्रज का और अवधी और विभिन्न भाषाओं के जो शब्द हैं वो भी इसके अंतर्गत आए हुए हैं। और वो सभी लोग हिंदी को अपनी मातृभाषा के रूप में स्वीकार करते हैं और हिंदी को सीखते हैं, जबकि इसकी बोलियां वास्तविक मातृभाषा ही है। जबकि वास्तविक रूप में मातृभाषा कौन सी है? इनकी विभिन्न बोलियां जैसे मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, भोजपुरी, ये होनी चाहिए इसकी मातृभाषा। हमारी मातृभाषा इस रूप में होती है। मातृभाषा से प्रयोक्ता के बौद्धिक विकास के साथ साथ अपनी संवेदनाओं और अनुभूतियों की अभिव्यक्ति होती है। इसलिए उसकी बौद्धिक चेतना में वृद्धि करने के लिए मातृभाषा के पढ़ने और लिखने के कौशल सिखाए जाते हैं और वह साक्षर होकर अपने रोजमर्रा के कार्य सुचारू रूप से करने में सक्षम होता है। शिक्षा के संदर्भ में मातृभाषा स्वयं साध्य बनती है और अन्य विषयों के
शिक्षण के लिए साधन अर्थात माध्यम के रूप में सिखाई जाती हैं। अन्य भाषा, मातृभाषा से इतर किसी दूसरी भाषा को अन्य भाषा के अंतर्गत रखा गया है। अन्य भाषा को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, द्वितीय भाषा या विदेशी भाषा। इसको दो वर्गों में विभाजित किया गया है। कुछ लोग कहते हैं द्वितीय भाषा और कई लोग कहते हैं विदेशी भाषा। वास्तव में एक देश में अपनी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत मातृभाषा से अलग प्रयुक्त भाषा द्वितीय भाषा मानी जाती है। यानी जो उस देश की भौगोलिक सीमा है उसके बाहर की कोई भी भाषा हो वो विदेशी भाषा मानी जाती है, जो अधिकतर सामाजिक दृष्टि से प्रकार्यात्मक तथा व्यवहारिक कारणों से सीखी जाती है। यानी या तो वो किसी काम के लिए बाहर जाने के लिए सीखी जाती है या व्यवहारिक कारण कोई हो सकते हैं उनके लिए वो सीखी जाती हैं। बहुभाषी देश में यह प्राय सम सांस्कृतिक और सम संरचनात्मक भाषाएं होती हैं और अपने देश के नागरिक के रूप में वक्ता इसके प्रत्यक्ष मूल्य से जुड़ा रहता है। भौगोलिक सीमा से बाहर भाषा को विदेशी भाषा भी कहते हैं, जो प्राय विषम सांस्कृतिक और विषम संरचनात्मक होती है। इसी कारण द्वितीय भाषा और विदेशी भाषा में अंतर रखा गया है। विदेशी भाषा के प्रति प्रशिक्षार्थी का रूप अपेक्षाकृत निष्क्रिय और संग्राहक होता है, जबकि द्वितीय भाषा में वह प्राय सक्रिय और सृजनात्मक होता है। द्वितीय भाषा एक ही देश की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में परिभाषित होती हैं, जबकि विदेशी भाषा किसी अन्य देश की संस्कृति एवं परंपरा से जुड़ी होती है। विदेशी भाषा का शिक्षण अन्य देश की संस्कृति को जानने अथवा ग्रहण करने के प्रयोजन से होता है, जबकि द्वितीय भाषा का शिक्षण अपने देश की संस्कृति को अभिव्यक्त करने के विकल्प से प्रयोजन से होता है। देखिए, विदेशी भाषा का शिक्षण किस लिए होता है? विदेशी भाषा का शिक्षण किस लिए होता है? विदेशी भाषा का शिक्षण अन्य देश की संस्कृति को जानने ग्रहण करने के प्रयोजन से होता है, जबकि द्वितीय भाषा का शिक्षण अपने देश की संस्कृति को अभिव्यक्त करने के विकल्प के प्रयोजन के तौर पर होता है। भारतीय संदर्भ में यदि हिंदी किसी की मातृभाषा है तो तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, बंगला, कश्मीरी, मणिपुरी आदि इसके लिए द्वितीय भाषा होगी, क्योंकि ये सम सांस्कृतिक और सम संरचनात्मक भाषाएं हैं। यदि किसी व्यक्ति की मातृभाषा तमिल, तेलुगु, बंगला आदि में से कोई भी हो तो उसके लिए हिंदी द्वितीय भाषा होगी। भारत में फ्रांसीसी, जर्मन, रूसी, जापानी, चीनी, अरबी आदि विशेष भाषाएं हैं। ये विषम सांस्कृतिक भाषाएं हैं जिसका प्रयोग भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक और सृजनात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए नहीं होता। साथ ही इसका मूल भी भारत में नहीं है। इन भाषाभाषियों के देश में हिंदी विदेशी भाषा है। शिक्षण की स्थितियां। अन्य भाषा शिक्षण में बोधन, श्रवण, पाठन, लेखन और भाषण 4 कौशलों के शिक्षण। देखिए, यहाँ से आपका मुख्य जो टॉपिक है वो प्रारंभ होता है। शिक्षण, हिंदी भाषा शिक्षण या अंग्रेजी भाषा शिक्षण। भाषा जो शिक्षण जो है वो यहाँ से प्रारंभ होता है आपका भाषा शिक्षण। अन्य भाषा शिक्षण में बोधन, श्रवण, बोधन यानी श्रवण यानी जो सुनते हैं वो, पाठन पढ़ना, लेखन लिखना, भाषण बोलना, 4 कौशलों के शिक्षण की प्रक्रिया चलती है। जबकि मातृभाषा शिक्षण अथवा प्रथम भाषा शिक्षण में पाठन और लेखन 2 कौशलों का शिक्षण होता है। प्रथम भाषा जो है या मातृभाषा जो है इसमें पाठन और लेखन 2 कौशलों का विकास होता है। इस आधार पर भी मातृभाषा शिक्षण, द्वितीय भाषा शिक्षण और विदेशी भाषा शिक्षण में भिन्नता दिखाई देती है। इन तीनों के परिप्रेक्ष्य में इन कौशलों के अध्ययन अध्यापन के लिए अलग अलग विधियां और प्रविधियां भी हैं। इसलिए भाषा शिक्षण कार्यक्रम के संदर्भ में भाषिक लक्ष्यों को और विदेशी भाषा वर्ग के लिए शिक्षण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा, जो कि इस सारणी से हम समझ सकते हैं। भाषिक क्षमता, शिक्षण संदर्भ क्या है कि पूर्व ज्ञान, बालक का पूर्व ज्ञान कितना है। जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि बालक ने पहले क्या सीखा, उसका पूर्व ज्ञान क्या है, और उसके अंदर उस पूर्व ज्ञान में प्रथम भाषा है मातृभाषा के भाषिक क्षमता कितनी है, संप्रत्यय निर्माण, उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट वो कितना क्लियर है उसका, और प्रारंभिक स्तर पर सांस्कृतिक विशिष्टताएं क्या हैं। द्वितीय भाषा में हम पूर्व ज्ञान के अंदर क्या देखेंगे, कुछ वर्गों में कुछ सीमा तक संग्रहण क्षमता और प्रगत संप्रत्यय निर्माण, क्षेत्रीय संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट, क्षेत्रीय शब्दावली वहां की, और एक समान सांस्कृतिक विशिष्टताएं और लेखन पद्धति और समान वर्ग। विदेशी भाषा के अंतर्गत अधिगम प्रक्रिया, अंतर्निहित अधिगम प्रक्रिया में कुछ मामलों में
संप्रत्ययीकरण। सिखाए जाने वाले कौशल। अब सिखाए जाने वाले कौशल क्या हैं? लेखन पद्धति, संरचनाओं का विस्तार। ये लेखन पद्धति आपके मातृभाषा के अंतर्गत है। लेखन पद्धति, संरचनाओं का विस्तार किस प्रकार हो रहा है, सांस्कृतिक संक्रमणीकरण और प्रयोजन परक शब्दावली किस प्रकार की है। इसी प्रकार द्वितीय भाषा में हम संरचना से लेते हैं, लेखन पद्धति किस प्रकार की है, सांस्कृतिक स्थिति में शब्दावली और का संवर्धन कितना है, उसका ध्वनि प्रक्रिया, व्याकरणिक संरचना और शब्दावली आदि के व्यतिरिक्त बिंदु क्या हैं, और हाव भाव और भाव भंगिमाओं से उसकी अभिव्यक्ति किस प्रकार होती है, और मातृभाषा के प्रभाव से अन्य किसी दोषपूर्ण अधिगम प्रक्रिया से त्रुटियां यदि कोई बालक में है तो वो हम देखते हैं। इसमें विदेशी भाषा में संरचनात्मक, वही लेखन पद्धति, सांस्कृतिक स्थितियां, शब्दावली और प्रयोग, यानी शब्दावली का प्रयोग वो किस प्रकार से करता है, और उन क्षेत्रों में मातृभाषा के कारण त्रुटियां जहां भाषाओं के बीच भाषा व्यवस्था में कोई अंतर होता है, इसके कारण वो मातृभाषा में कुछ न कुछ त्रुटियां करने लगता है। और इसी प्रकार से मातृभाषा, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, विदेशी भाषा की संकल्पना को समझे बिना किसी भी भाषा के शिक्षण की प्रक्रिया की प्रणाली को स्पष्ट करना संभव नहीं है। अब भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां, भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां क्या क्या है, भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां, इसको अपन बहुत ही प्रमुख रूप से देखेंगे। मुख्य रूप से भाषा शिक्षण की जो प्रमुख विधियां हैं वो किस प्रकार की होती हैं वो हम देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में भाषा शिक्षण अपने सिद्धांत, प्रणाली और तकनीक का निर्वहन तभी कर पाता है जब उसमें भाषा अध्ययन और भाषा अधिगम की प्रक्रिया एक साथ जुड़ी होती है। इसी संदर्भ में भाषा शिक्षण की अनेक विधियां विकसित हुई। कुछ विद्वान इस हद तक गए कि भाषा शिक्षण की विधियों की संख्या 54 तक पहुंचा दी। कितनी? भाषा शिक्षण की विधियां कितनी? 54। और सुविख्यात विद्वान, देखिए सुविख्यात विद्वान W.F. मैके ने 15 शिक्षण विधियां बताई है। कितनी बताई हैं? 15। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुविख्यात विद्वान W.F. मैके ने भाषा शिक्षण की कितनी विधियां बताई हैं? कितनी बताई हैं? भाषा शिक्षण की 15 शिक्षण विधियां बताई हैं, जिसके अंतर्गत देखिए एक प्रत्यक्ष विधि आपके कोश में है। एक तो ये आपके कोश में है प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण विधि ये भी आपके कोश में है, अनुवाद विधि ये भी आपके कोश में है, व्याकरण अनुवाद विधि। देखिए ये जो व्याकरण विधि और अनुवाद विधि, इन दोनों को मिलाकर ये व्याकरण अनुवाद विधि बनती है। तो ये भी, इसको भी आप कह सकते हैं ये भी आपके कोश में है। यानी ये व्याकरण आपके कोश में क्या है? व्याकरण अनुवाद विधि। तो ये दोनों अगर आप पढ़ेंगे तो व्याकरण अनुवाद विधि अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। तो ये वाले भी आपके कोश में देखिए तो आपके 1, 2 सम्मिश्रण विधि, इलेक्टिव मेथड, मनोवैज्ञानिक विधि, साइकोलॉजिकल मेथड, ध्वन्यात्मक विधि, फोनेटिक मेथड, वाचन विधि, रीडिंग मेथड, इकाई विधि, यूनिट मेथड, भाषा नियंत्रण विधि, लैंग्वेज कंट्रोल मेथड, अनुकरण विधि, मिमिक्री, मेमोराइजेशन मेथड, द्विभाषीय विधि, ड्यूल लैंग्वेज मेथड, अभ्यास सिद्धांत, प्रैक्टिस थ्योरी मेथड, सहजातीय विधि, कॉग्नेट मेथड और नैसर्गिक विधि, नेचर मेथड। आपके कोर्स में कुल 5 विधियां हैं, हिंदी में और अंग्रेजी में भी 5 विधियां हैं। आप एक बार अपने सिलेबस को देख लीजिएगा कौन कौन सी हैं। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। इन 15 विधियों में अधिकतर विधियां एकांगी हैं और वे 1 या 2 कौशलों के विकास में कारगर सिद्ध हो सकती हैं। यदि कक्षा में व्यवगत होने वाली प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाए तो ये भी पता चलता है कि अधिकतर विधियां एक दूसरे में समाविष्ट हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त तुलनात्मक विधि, समग्रतावादी विधि, बोधात्मक विधि, समुदाय परक विधि, सांकेतिक विधि, परिवीक्षण विधि, संप्रेषण परक विधि आदि अनेक विधियों का विकास हुआ है। इस आधार पर हम सभी विधियों में से 5 विधियों को प्रमुख विधियों के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। देखिए कितनी विधियों को प्रमुख रूप में, हम 5 विधियों को प्रमुख विधियों के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। और ये 5 विधियां आपके कोर्स में हैं। ये 5 विधियां आपके कोर्स में हैं। व्याकरण विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, सम्मिश्रण विधि, संप्रेषण विधि,
और इसके अलावा भी आपके कोर्स में और भी हैं। व्याकरण विधि, इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया जाता है। देखिए व्याकरण विधि क्या है कि दूसरी भाषाओं के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया जाता है और याद कराया जाता है। इसके बाद शब्द संयोजन और व्याकरणिक नियमों के आधार पर अभ्यास कराए जाते हैं। इन्हें जो व्याकरणिक नियम है उसके आधार पर, जैसे अपन सबसे पहले अंग्रेजी में अपन टेंस सिखाते हैं और उनके व्याकरणिक नियम बताते हैं, या का हिंदी में अगर हिंदी द्वितीय भाषा है तो उसमें भी व्याकरण के नियमों के आधार पर हम, जैसे हम कहते हैं कि वह जा रहा है, तो हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि वह रहा है जा, उसके व्याकरणिक नियम पहले सिखाए जाते हैं कि सबसे पहले वह आएगा फिर जा रहा है। इस प्रकार से उसके व्याकरणिक नियमों के आधार पर अभ्यास करे जाते हैं और इसमें व्याकरणिक नियमों की जानकारी पर तो अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें क्या है, व्याकरणिक नियमों पर तो अधिक ध्यान दिया जाता है लेकिन उसके वास्तविक भाषा प्रयोग पर कम बल दिया जाता है। इस विधि की काफी आलोचना हुई क्योंकि यह भाषण कौशल और लेखन कौशल के विकास में उपयोगी नहीं है। इसलिए व्याकरण अनुवाद विधि, यह विधि 19वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत और मान्य विधि के रूप में, यह विधि बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। आपके एग्जाम की दृष्टि से भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और यह विधि 19वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत और मान्य विधि के रूप में प्रचलित रही। इसमें व्याकरण और अनुवाद दो विधियां परस्पर संयोजित हैं। व्याकरण के स्तर पर यह विधि एक और लक्ष्य भाषा अथवा अन्य भाषा के रूप परक विवरण पर आधारित है और दूसरी और मातृभाषा के साथ लक्ष्य भाषा के बीच अनुवाद प्रक्रिया पर भी ध्यान देना पड़ता है। इसमें अध्यापक शिक्षार्थियों को शब्द भेद, धातु रूप, कारक, काल, रचना आदि नियमों को याद कराने का निर्देश देता है। साथ ही भाषा का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए द्विभाषी शब्दकोशों की सहायता से अनुवाद करने का भी निर्देश देता है। वस्तुतः इस विधि में मातृभाषा के परिप्रेक्ष्य में अन्य भाषा सिखाई तो जाती है किंतु अन्य भाषा के शिक्षण पर कम बल पड़ता है। इस विधि से शिक्षार्थी को भाषा संबंधी ज्ञान और सैद्धांतिक पक्ष तो मिल जाते हैं लेकिन उसकी भाषा दक्षता मात्र पठन और लेखन तक सीमित रह जाती है। संप्रेषणीयता का अभाव रहता है, भाषा के जीवन पक्ष अधूरे रह जाते हैं और शिक्षार्थी की अभिरुचि एवं अभिप्रेरणा की कमी रहती है। इसलिए इस विधि के अव्यवहारिक होने के कारण इसे मान्यता नहीं मिली। क्या है, इस विधि के अव्यवहारिक होने के कारण इसे मान्यता नहीं मिल पाई। प्रत्यक्ष विधि दूसरी है। प्रत्यक्ष विधि ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। व्याकरण अनुवाद विधि की अनेक सीमाओं के कारण प्रत्यक्ष विधि का आविर्भाव हुआ। प्रत्यक्ष यानी देखकर, प्रत्यक्ष हमारे जो सामने होता है वो, हमारे जो सामने जो चीज होती है वो प्रत्यक्ष विधि का आविर्भाव हुआ। इसे मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है। इस विधि में शिक्षार्थी की मातृभाषा की मध्यस्थता के बिना अन्य भाषा सिखाई जाती है। अन्य भाषा से सीधे शिक्षार्थी का संपर्क किया जाता है। वह मौखिक अभ्यास के द्वारा भाषा सीखता है, अन्य भाषा के वाक्यों को काफी समय तक बार बार सुनकर अभ्यास करता है और फिर उन्हें आदत के रूप में ढाल लेता है। इस विधि के समर्थकों का मत है कि अन्य भाषा को भी उसी स्वाभाविक प्रक्रिया के अंतर्गत सिखाया जाना चाहिए जैसे बालक अपनी मातृभाषा सीखता है। देखिए मातृभाषा किस प्रकार सीखता है, वह अपनी माँ से, अपने आसपास के व्यक्तियों से, अपने जो परिवार से और आसपास के आस पड़ोस से वो मातृभाषा सीखता है, जो कि अपनी भाषा होती है। उसको कुछ सिखाया नहीं जाता, वो अपने आप सीखता है। इसी प्रकार से इस विधि के समर्थकों का मत है कि अन्य भाषा को भी वो इसी प्रकार सीखे, जैसे दूसरों को देखकर, दूसरों की भाषा सुनकर इसी प्रकार सीखे। ये प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। दूसरों से, जैसे मान लीजिए किसी की मातृभाषा मारवाड़ी है, हमारी मातृभाषा यहाँ की जैसे मारवाड़ी है, गोड़वाड़ी है, ढूंढाड़ी है या राजस्थानी है या अन्य और कोई भाषा है। अब वो मातृभाषा किस प्रकार, उसको कोई सिखाता नहीं है, वो अपने आप सीखता है। इसी प्रकार से वो जैसे अंग्रेजी सीखेगा तो वहां पर उसको एक इस प्रकार का वातावरण मिलेगा कि सब वहां अंग्रेजी बोलेंगे, तो वो अपने आप उनको सुनकर वो अपने आप सीख जाएगा। इस विधि में न तो व्याकरण के नियम सिखाने की आवश्यकता है और न ही अनुवाद प्रक्रिया में जाने की। इस विधि के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक विधि, ध्वन्यात्मक विधि, भाषा नियंत्रण विधि, वाचन विधि और अभ्यास सिद्धांत विधि सारे के सारे एक साथ आ जाते हैं। यह विधि देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण, आप इसको याद रखिएगा कि इस प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत क्या आता है। प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक विधि, ध्वन्यात्मक विधि,
भाषा नियंत्रण विधि, वाचन विधि और अभ्यास सिद्धांत विधि, ये सारी आ जाती हैं। यह विधि भाषा अधिगम की स्वाभाविक प्रक्रिया पर आधारित है, जिसमें भाषा से सीधा संपर्क होने के कारण भाषा के जीवंत और स्वाभाविक पक्षों की भी जानकारी मिल जाती है। वार्तालाप तकनीक के माध्यम से भाषा का मौखिक कौशल प्राप्त करना भाषा शिक्षण का बहुत ही प्रमुख प्रकार्य है। इस कारण प्रत्यक्ष विधि भाषा शिक्षण की प्रमुख विधि के रूप में विकसित हुई। नेक्स्ट है सम्मिश्रण विधि। इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के व्यवहारिक पक्षों का सम्मिश्रण है। वस्तुतः व्याकरण अनुवाद विधि भी व्याकरण विधि और अनुवाद विधि की एक मिश्र विधि है। सम्मिश्रण विधि यानी ये क्या है? व्याकरण अनुवाद विधि और व्याकरण विधि और अनुवाद विधि की एक जिस प्रकार से मिश्रण है, उसी प्रकार से ये सम्मिश्रण विधि जिसकी शिक्षण प्रक्रिया व्याकरणिक नियमों और संबंध शब्दों, व्याकरणिक नियमों और संबंध शब्द भेद की जानकारी और फिर अनुवाद के सारे चलती हैं। इसके अतिरिक्त समग्रतावादी विधि भी है, इसमें प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण विधि और अनुवाद विधि का सम्मिश्रण कह सकते हैं। इस सम्मिश्रण विधि में शिक्षक भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप और शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर किसी भी विधि का चयन कर सकता है। कई विधियों का सम्मिश्रण भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में कई बार काफी उपयोगी और सार्थक होता है। जैसे बहुत सारी विधियों का सम्मिश्रण भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में बहुत ही उपयोगी और सार्थक हो जाता है। संप्रेषण परक विधि। संप्रेषण परक विधि प्रत्यक्ष विधि में भाषा के व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया जाता है। इस विधि की प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाते हुए संप्रेषण परक विधि का विकास हुआ। इस विधि के अंतर्गत भाषा अधिगम में शिक्षार्थी की संप्रेषण क्षमता तथा भाषा व्यवहार में अर्थ सिद्धि पर अधिक बल दिया जाता है। देखिए, प्रत्यक्ष विधि में भाषा के व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया जाता है, यानी व्यवहारिक पक्ष, और इस विधि की प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाया। प्रत्यक्ष विधि की जो प्रक्रिया है उसको और सुदृढ़ बनाते हुए संप्रेषण परक विधि का विकास हुआ, और इस विधि के अंतर्गत अधिगम में शिक्षार्थी की संप्रेषण क्षमता तथा भाषा व्यवहार में अर्थ सिद्धि पर अधिक बल दिया जाता है। डेल, हाइम्स, हेलिडे, क्रिस्टोफर कॉडलिन, हेनरी विडोसन आदि विद्वानों का मत है कि भाषा सीखने का अभिप्राय मात्र व्यवहारिक व्याकरणिक क्षमता प्राप्त करना नहीं है, अपितु उपयुक्त संदर्भ में उपयुक्त व्याकरणिक नियमों का प्रयोग भी है। अतः भाषा प्रयोग सीखने में ही भाषा की संरचना सीखना है। एक नियमबद्ध व्यवस्था के रूप में भाषा पूरी तरह से नहीं सीखी जा सकती, इसलिए उसे एक सामाजिक संप्रेषण वस्तु के रूप में सीखना और सिखाना अपेक्षित है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, एक नियमबद्ध व्यवस्था के रूप में पूरी तरह से भाषा नहीं सीखी जा सकती, इसके लिए सामाजिक संप्रेषण की वस्तु के रूप में सीखना और सिखाना अपेक्षित है। इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के भी सीखने की आवश्यकता रहती है। इस प्रकार संप्रेषण परक विधि ने भाषा शिक्षण को एक ऐसा आधार दिया जिसमें भाषा के मौखिक रूप के साथ साथ उसकी सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। इस विधि से शिक्षार्थी में भाषा के प्रयोगजन्य दक्षता का विकास होता है, जिससे भाषा सीखने का लक्ष्य पूरा होता है। नेक्स्ट है व्यतिरेक विश्लेषण या त्रुटि विश्लेषण विधि। संरचनात्मक भाषा विज्ञान और व्यवहारवादी मनोविज्ञान से यदि व्यतिरिक्त विश्लेषण या इसको कॉन्स्ट्रक्टिव एनालिसिस के सिद्धांत और पद्धति का उद्भव और विकास हुआ, यानी संरचनात्मक भाषा विज्ञान और व्यवहारवादी मनोविज्ञान, इन दोनों से मिलाने से इसका विकास हुआ। तो रूपांतरण भाषा विज्ञान और बुद्धिवादी मनोविज्ञान से त्रुटि विश्लेषण यानी एरर एनालिसिस, त्रुटि विश्लेषण विधि, एरर अन्य भाषा से तो सिद्धांत और पद्धति का उद्भव विकास हुआ, और रूपांतरण भाषा विज्ञान और बुद्धिवादी मनोविज्ञान से त्रुटि विश्लेषण एरर एनालिसिस का विकास हुआ। और प्रणाली का विकास हुआ। व्यतिरेक विश्लेषण
अन्य भाषा शिक्षण के लिए काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण माना गया है। इस पद्धति का विकास 20वीं शताब्दी के चौथे दशक के प्रारंभ में अन्य भाषा शिक्षण के संदर्भ में हुआ था। व्यतिरेक विश्लेषण के अनुसार द्विभाषियों के भाषा व्यवहार में व्याघात की स्थिति आती है और अन्य भाषा शिक्षण के संदर्भ में तो यह स्वाभाविक है। कोई भी दो भाषाएं पूर्णतया समान नहीं होती, अतः जब कोई मातृभाषी व्यक्ति अन्य भाषा सीखता है उस समय अपनी आदत के कारण वह मातृभाषा के नियमों को दूसरी भाषा या विदेशी भाषाओं के नियमों पर प्रेषित करता है। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति कोई भी दो भाषाएं पूर्णतया एक तो समान नहीं होती, और जब कोई व्यक्ति मातृभाषी व्यक्ति अन्य भाषा सीखता है तो उस समय अपनी आदत के कारण वह मातृभाषा के नियमों को दूसरी भाषा विदेशी भाषाओं के नियमों पर प्रेषित करता है। जिस प्रकार हम कहते हैं कि तो इसकी टोन उस प्रकार की आ रही है, जैसे कोई हिंदी बोल रहा है और उदयपुर का है तो कि इसकी टोन तो मेवाड़ी है या इसकी टोन तो वहां की है, तो वो उसके नियम भी वो उसी प्रकार से प्रक्षेपित करता है। टोन के साथ साथ वो उसके जो नियम है उसी भाषा के नियम वो भी वहीं पर उसी भाषा में लगाता है। तो मातृभाषा और अन्य भाषा के बीच रचनात्मक समानताएं और असमानताएं होती हैं, किंतु उनमें असमानताएं व्याघात का कारण होती हैं। इस व्याघात के कारण अन्य भाषा सीखते हुए जो कठिनाइयां आती हैं उन्हें दूर करने के लिए व्यतिरेक विश्लेषण मातृभाषा और अन्य भाषा की व्यवस्था की गई है और अन्य भाषा की असमानता का पता लगाता है और इसी आधार पर अन्य भाषा के व्याकरण तथा अध्ययन सामग्री का निर्माण करने का प्रयास करता है। यह मुख्य रूप से शिक्षक का व्याकरण है, जिसमें शिक्षक को भाषा सिखाते हुए कठिनाई की जिन संभावनाओं की जानकारी मिलती है उन्हीं के आधार पर शिक्षण सामग्री अनुस्तृत रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें शिक्षार्थी को ध्यान में नहीं रखा जाता। वस्तुतः व्यतिरेक विश्लेषण में शिक्षण की संभावनाओं के आधार पर असमानता पर बल दिया जाता है, जबकि भाषा की हर त्रुटि के मूल में व्याघात नहीं होता। व्यतिरेक विश्लेषण के सिद्धांत, प्रयोजन और प्रणाली की कई सीमाओं को ध्यान में रखते हुए त्रुटि विश्लेषण का विकास हुआ। त्रुटि विश्लेषण शिक्षक के स्थान पर शिक्षार्थी को केंद्र में रखता है। देखिए, व्यतिरिक्त विश्लेषण के सिद्धांत, प्रयोजन और प्रणाली की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए किसका विकास हुआ? त्रुटि विश्लेषण का। और त्रुटि विश्लेषण शिक्षक के स्थान पर शिक्षार्थी को ध्यान में रखता है। आजकल की जो विद्या है वो किस पर आधारित है? छात्र केंद्रित होनी चाहिए। छात्र केंद्रित, तो ये छात्र केंद्रित विधि है और इसी संदर्भ में पढ़ाने की प्रक्रिया को बहुत कुछ सिखाने की प्रक्रिया के अनुसार डालना आवश्यक समझता है। शिक्षण सीखने की प्रक्रिया के अनुरूप व्याकरण सार्थक और सक्षम बन पाता है, यही शैक्षिक वातावरण कहलाता है। यह व्याकरण शिक्षार्थी का व्याकरण है जो मनोवैज्ञानिक स्तर पर यथार्थ भी होता है। वस्तुतः व्यक्ति अपनी मातृभाषा का प्रयोग दैनिक जीवन में जिस क्षमता, सार्थकता और विविधता के साथ करता है अन्य भाषा में नहीं कर पाता। कई बार वह भाषा का प्रयोग गलत संदर्भों में भी कर लेता है, जो शिक्षण प्रक्रिया में एक अलग भाषा बन जाती है। इस भाषा को अधिकतर विद्वान अंतर्भाषा कहते हैं। अंतर्भाषा में नियमों की जो व्यवस्था होती है उसमें न तो मातृभाषा के नियम पूर्णतया होते हैं और न ही अन्य भाषा के। यह भाषा सक्रांतिपरक होती हैं जो प्राय अस्थिर और परिवर्तनशील होती हैं। भाषा शिक्षण में जो त्रुटियां होती हैं उनके मूल में अंतर्भाषा काम करती हैं। ये व्यवहार संदर्भित त्रुटियां अर्थात दोष नहीं है और न ही अज्ञान संदर्भित त्रुटियां हैं जो गलती या अशुद्धि कहलाती हैं। ये अंतर्भाषा संदर्भित त्रुटियां हैं जिन्हें शिक्षार्थी वास्तविक रूप में करता है। इन्हीं त्रुटियों को ध्यान में रखकर शिक्षण सामग्री के निर्माण की आवश्यकता होती है। इस प्रकार भाषा शिक्षण को प्रभावी, उपयोगी और उपादेय बनाने के लिए शिक्षार्थी को केंद्र में रखना होगा। यह विश्लेषण भाषा अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में वास्तविक और यथार्थपरक होगा तथा शिक्षार्थी के व्यवहार में पाई जाने वाली त्रुटियों के निराकरण के लिए सुधारात्मक पाठ बनाने में भी सुविधापरक होगा। अब भाषा परीक्षण और मूल्यांकन। भाषा परीक्षण और मूल्यांकन। भाषा परीक्षण में भाषा लैंग्वेज टेस्टिंग और भाषा मूल्यांकन, लैंग्वेज इवैल्यूएशन की विशिष्ट भूमिका रहती है। भाषा शिक्षण के सैद्धांतिक और तकनीक ज्ञान के साथ भाषा परीक्षण और मूल्यांकन को भी एक निश्चित दिशा और तकनीक प्राप्त हुई है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में परीक्षण अब एक परंपरागत विधि के रूप में नहीं माना जाता, जो पहले एक निम्न स्तरीय पाठ्यक्रम या कक्षा से किसी दूसरे उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम या कक्षा में प्रवेश पाने के लिए एक निश्चित विधि के रूप में प्रयुक्त होती थी। यानी भाषा शिक्षण के संदर्भ में क्या है? भाषा शिक्षण के संदर्भ में परीक्षण अब एक परंपरागत विधि के रूप में नहीं माना जाता,
जो पहले एक निम्न स्तरीय पाठ्यक्रम या कक्षा के किसी दूसरे उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम या कक्षा में प्रवेश पाने के लिए एक निश्चित विधि के रूप में प्रयुक्त होती थी, वो अब नहीं माना जाता। आधुनिक संदर्भ में परीक्षण को, आधुनिक संदर्भ में क्या है, आधुनिक संदर्भ में परीक्षण को शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग माना जाता है और शिक्षण के दौरान परीक्षण की प्रक्रिया का भी साथ साथ चलना अपेक्षित माना जाता है। यह परीक्षण शिक्षार्थियों की सफलता और असफलता से संबद्ध नहीं है। यह परीक्षण शिक्षार्थी की उस क्षमता और सामर्थ्य से जुड़ता है जिसे लक्ष्य में रखकर शिक्षण प्रक्रिया चलती है। इस प्रकार परीक्षण पाठ के अध्यापन के समय शिक्षार्थी के भाषा संबंधी क्रिया व्यवहार को देखता है। यह क्रिया व्यवहार नियंत्रित एवं निर्देशित परिस्थिति में होता है, जिससे शिक्षार्थी की क्रिया व्यवहार की सामर्थ्य क्षमता का पता लगाया जा सकता है। इस संदर्भ में सामान्य परिस्थितियों में शिक्षार्थियों की ग्राह्य शक्ति को जांचने के लिए 4 प्रकार की परीक्षाएं ली जाती हैं। देखिए कितने प्रकार की परीक्षाएं ली जाती हैं। शिक्षार्थी के क्रियात्मक व्यवहार की सामर्थ्य क्षमता का पता लगाया जाता है। इस संदर्भ में सामान्य परिस्थितियों में शिक्षार्थियों की ग्राह्य शक्ति को जांचने के लिए 4 प्रकार की परीक्षाएं ली जा सकती हैं। पहला है उपलब्धि परीक्षण। इस परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य यह अनुमान लगाना होता है कि शिक्षण कार्यक्रम में शिक्षार्थी ने क्या सीखा, भाषा कौशलों को कहां तक सीख पाया और उसके आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक उपयुक्त ढंग से कर पाया है। दूसरा है दक्षता परीक्षा। इसमें यह जाना जा सकता है कि शिक्षार्थी शिक्षण विषय को कहां तक समझ पाया है और भाषा कौशलों में उसकी दक्षता या प्रवीणता का स्तर कितना है। अभिरुचि परीक्षण। इसमें पता लगाता है कि शिक्षार्थी भाषा सीखने के लिए उपयुक्त अभिरुचि रखता है अथवा नहीं। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षार्थी अपेक्षित शिक्षण में सफल हो पाएगा या नहीं। इसके लिए आवश्यक नहीं कि शिक्षार्थी को लक्ष्य विषय का पूर्व ज्ञान हो, किंतु दक्षता परीक्षा के लिए लक्ष्य विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट है निदानात्मक परीक्षण, जो कि मैंने आपको फर्स्ट ईयर में बताया भी था। ये तीनों परीक्षाएं या तो शिक्षण कार्यक्रम से पहले या बाद में हो सकती हैं। ये तीनों ही परीक्षाएं बाद में भी हो सकती है, पहले भी हो सकती है, किंतु विश्लेषणात्मक परीक्षा शैक्षिक कार्यक्रम के दौरान बार बार आवश्यकतानुसार की जा सकती है। इसमें यह देखा जाता है कि शिक्षार्थी अभी कितना और क्या पढ़ाया जाना शेष है और किस समय पर किस शिक्षार्थी को लक्ष्य विषय सीखने में कौन कौन सी कठिनाई है और समस्या होती है। शिक्षार्थी को ध्वनि, शब्द, वाक्य, अर्थ आदि स्तरों पर होने वाली जो समस्याएं होती हैं उसका विवेचन और परीक्षण इसी आधार पर किया जाता है और उसका उचित समाधान भी ढूंढा जाता है। परीक्षण और मूल्यांकन में अंतर है, किंतु सफलता और असफलता से जुड़े परीक्षण की संकल्पना से अलग करने के लिए मूल्यांकन और शब्द का प्रयोग उचित माना गया है। मूल्यांकन उद्देश्य आपादित वह नियमित और शैक्षिक प्रक्रिया है जो शिक्षार्थी के सामर्थ्य और क्षमता का निरीक्षण करते हुए भी यह प्रयास करती है कि शिक्षण कार्य अधिक प्रभावी हो सके। यह मूल्यांकन कक्षा में शिक्षार्थी का व्यवहार, शिक्षण समय में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर, गृह कार्य आदि पर निर्भर होता है। इस मूल्यांकन में केवल शिक्षार्थी की ग्रहण शक्ति ही नहीं अपितु उसका व्यक्तित्व व्यवहार भी काफी हद तक कारण हो सकता है और इस मूल्यांकन को प्रमुखतः 2 प्रकार का माना गया है। निर्विधिक मूल्यांकन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह शिक्षण के प्रारंभ से अंत तक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यह प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से संपन्न हो सकता है। इसके लिए कक्षा में समय समय पर चलाई जाने वाली परीक्षाएं मुख्य आधार का काम कर सकती हैं। ये प्रत्यक्ष आधार की भूमिका निभाती हैं। इसके अतिरिक्त कक्षा में पढ़ाते समय प्रयुक्त होने वाले मौखिक और लिखित अभ्यास कराते हुए शिक्षार्थी द्वारा जो उत्तर दिए जाते हैं वे परोक्ष आधार पर बनते हैं। और नेक्स्ट है अंतिम मूल्यांकन। समुचित शिक्षा प्रणाली की समाप्ति के बाद क्रमबद्ध रूप से चलाई जाने वाली परीक्षाओं के प्रश्न पत्र और मौखिक परीक्षा के द्वारा अलग अलग समय पर संदर्भों में शिक्षा उत्तर देता है और उसमें जो भाषा प्रयोग होते हैं वे अंतिम मूल्यांकन के मूल आधार बनते हैं। इसी मूल्यांकन के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं कि कौन कौन से शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए और किस श्रेणी में रखा जाए। मूल्यांकन प्रक्रिया मात्र शिक्षार्थियों तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि। देखिए मूल्यांकन प्रक्रिया कहाँ तक है? मूल्यांकन की प्रक्रिया मात्र शिक्षार्थियों तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि, शिक्षक के अध्यापन कौशल, माध्यम आदि का भी मूल्यांकन हो सकता है। कुछ विद्वानों के मतानुसार शिक्षण क्षेत्र में मूल्यांकन प्रक्रिया शिक्षार्थी की सफलता तक सीमित होती है, किंतु ये ध्यान में रखने की बात है कि शिक्षार्थी की असली सफलता शिक्षण प्रणाली, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री, शिक्षण माध्यम, शिक्षक के अनुभव कौशल और विद्यार्थी की ग्राह्य शक्ति पर भी आधारित है। हम इसके आधार पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भाषा शिक्षण विशेषकर अन्य भाषा शिक्षणों का स्रोत 17वीं 18वीं शताब्दी से माना जा सकता है। भाषा शिक्षण जो कि विशेषकर अन्य भाषा शिक्षण का स्रोत
कहां से 17वीं या 18वीं शताब्दी से माना जा सकता है, किंतु 20वीं शताब्दी के चौथे दशक से, 20वीं शताब्दी के चौथे दशक से, 20वीं शताब्दी के चौथे दशक से इसमें काफी परिवर्तन आया है। न केवल भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को लेकर विवेचन हुआ, बल्कि भाषा शिक्षण की अनेक नई विधियों का भी विकास हुआ। इसमें प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, सम्मिश्रण विधि, संप्रेषण परक विधि अधिक प्रचलित है। पहले भाषा शिक्षण का केंद्रक शिक्षक या पाठ्य सामग्री होती थी, आज इसका केंद्रक शिक्षार्थी हो गया है। इसी कारण व्यतिरेक विश्लेषण में दो भाषाओं में अंतर के स्थलों का आकलन होता है और उन्हीं के आधार पर संभावित त्रुटियों का पूर्वानुमान लगाया जाता है। इन त्रुटियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक सामग्री तैयार की जाती है। त्रुटि विश्लेषण भाषा अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत अन्य भाषा शिक्षण में आने वाली त्रुटियों का कारण ढूंढता है और भाषा के नियमों को आत्मसात करने में सहायक होता है। भाषा का परीक्षण विभिन्न भाषा कौशलों की क्षमता का परीक्षण है और मूल्यांकन से भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षार्थी के भाषा व्यवहार का निरीक्षण होता है और इसके आधार पर उसके सामर्थ्य तथा क्षमता का भी पता लगाया जाता है। आज प्रौद्योगिकी के विकास से भाषा शिक्षण में भी क्रांति आ गई है। मनुष्य और मशीन की अंतःक्रियात्मक प्रकृति से कंप्यूटर साधित भाषा शिक्षण का भी प्रभावी बन गया है। देखिए आज क्या है, आजकल मनुष्य और मशीन की अंतःक्रियात्मक प्रकृति से कंप्यूटर साधित भाषा शिक्षण का भी प्रभावशाली बन गया है। इन्हें आजकल भाषा लैब होते हैं और दृश्य श्रव्य सामग्री से शिक्षण को रोचक शैली में बोधगम्य बनाया जा सकता है। वस्तुतः आज भाषा शिक्षण का क्षेत्र बहुत ही व्यापक हो गया है और इसीलिए भाषा के विभिन्न आयामों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना उपादेय होता है। थैंक यू।